नमस्कार साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है, जो बिहार पुलिस जो पेड क्लास का यह यहाँ पे नोट्स है, जो यहाँ पे बिहार पुलिस क्लास टेस्ट यह कराया गया है। आज डेट है आपका 10 सितंबर 2023। आज ही के डेट में यह टेस्ट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के संस्थान में और माननीय हमारे जो गुरुजी हैं श्री रोशन आनंद सर के द्वारा यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, वहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो यह जो है पेड क्लास का आपका यह क्लास टेस्ट है, जिसको हम लोग इसमें 100 प्रश्न है और इसको हम लोग अच्छी तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो और जो भी इस चैनल पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस सेट का हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको हम लोग जूम करते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। तो इसमें गलत दिया गया है, उसको बताना है। तो पहला कथन है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, जो कि ये भी सही है। और तीसरा है इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला, ये भी सही है। तो जो है इसमें गलत कथन जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें गलत कथन है। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, जो विधान पार्षद कहा जाता था, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ बताना है। तो पहला है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या जो थी 389 में से 292 थी, जो कि सही है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या जो थी यह 4 थी, ये सही है। और तीसरा है देशी रियासतों की प्रतिनिधि की जो संख्या थी यह 93 निर्धारित की गई थी, जो कि यह भी सही है। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से जो सभी हैं यह सभी सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिलान करें। पहला यहाँ पे राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। तो राष्ट्रमंडल में जो है भारत ने जो सदस्यता जो ग्रहण की थी यह मई 1949 में की थी। वहीं पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जो राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है यह कब हुआ था, तो यह भी हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना जो है यह कब किया गया था, तो यह 26 जुलाई 1947 को किया गया था। तो इस तरह आप लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, एक तरफ विभाग है और एक तरफ मंत्री का नाम है श्रम मंत्री। जो श्रम विभाग के जो मंत्री थे जगजीवन राम थे, जो कि बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री जो थे यह बलदेव सिंह थे, ये भी सही है। और रेलवे मंत्री ये जो थे जॉन मथाई थे, ये भी सही है। वहीं पे जो विधि मंत्री थे यह जोगेंद्र नाथ मंडल, ये तो अंतरिम सरकार के गठन में थे। और यह इनका जो संबंध था यह यहाँ पे मुस्लिम लीग से था। और जो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री बनाए गए थे यह B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर को यह बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है यही इसमें गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कौन सा इसमें दिया गया है जो कथन यह गलत है। दिया गया इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जो कि ये सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि ये भी सही है। 15वां भाषा जोड़ा गया सिंधी को। और यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जो कि ये भी सही है। और मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 91वां संविधान संशोधन
3 के तहत जोड़ा गया, जो कि बिल्कुल यह गलत है। यह जो जोड़ा गया था यह 92वां संविधान संशोधन था। यह जो था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो इस प्रकार जो है इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 6 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि किसका मिलान गलत है। पहला यहाँ पे उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। संसदीय जो विशेषाधिकार है इसका जो अधिकार है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य ये जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा जो है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यह जो लिया गया है कनाडा देश से लिया गया है। यह जो लिया गया है कनाडा देश से यह लिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो गलत मिलान है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे प्रश्न है 7 नंबर, किसका मिलान गलत है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। गोवा राज्य, तो गोवा राज्य की जो स्थापना है यह कब हुआ था। तो गोवा राज्य की जो स्थापना है यह 30 मई, इसकी जो स्थापना है यह 30 मई को हुआ था 1987 को, जो कि बिल्कुल सही है। त्रिपुरा राज्य की जो स्थापना है यह 1972 में किया गया, ये भी सही है। मेघालय राज्य की जो स्थापना है 1971 में नहीं किया गया था, इसकी स्थापना भी 1972 में किया गया था। तो जो यहाँ पे गलत दिया गया यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को किया गया, ये सही है। इस प्रकार जो है इसका गलत सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करें। एक तरफ है मौलिक अधिकार और एक तरफ उनका अनुच्छेद। समानता का जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में यह वर्णित है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच है। और शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। तो इस प्रकार जो है इसका आप लोग मिलान देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। अगला प्रश्न है कि किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यह जो है किस रीट के द्वारा है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट दिया गया है, जो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार के हनन होने पर वे सीधे न्यायालय जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वह जो रीट है अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है जो अपने पास जो लंबित मुकदमे हैं उनको न्याय निर्णय के लिए जो वरिष्ठ न्यायालय है उसको भेजना। यह जो है उत्प्रेषण जो रीट है इसके माध्यम से यह कहा जाता है। आगे है यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और यह जो है अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायतों का गठन है, यह जो है गांधीवादी सिद्धांत का यह उदाहरण है। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। यह जो कहा गया कथन था यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। पहले हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जो यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पर जो यहाँ पे इनका शासनकाल था कार्यकाल था यह 1979 से 1980 था। वहीं पे एच डी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे इनका जो कार्यकाल था यह कब था। तो इनका जो कार्यकाल था यह था 1996 से 97। इनका जो कार्यकाल था 1996 से 97। वहीं पे इंद्र कुमार जो गुजराल है इनका जो शासनकाल यहाँ पे कार्यकाल था यह कब था। तो इंद्र कुमार गुजराल का जो शासन यहाँ पे कार्यकाल था यह आपका कब था। तो इनका था 97-98 में। तो यह हो जाएगा इसका 5। और यहाँ पे चंद्रशेखर हैं इनका जो शासन यहाँ पे कार्यकाल है यह कब था। तो इनका जो कार्यकाल था यह था चंद्रशेखर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी 1990 से 92।
और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल इनका जो रहा है यह 1989 से 90 रहा है। तो इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो यहाँ पे 13 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है यह 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है, यह 102वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2018 में। यह जो संविधान संशोधन है यह 2018 में किया गया था। इसी के तहत यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो किसमें नहीं है, तो यह नागालैंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम राज्य में नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो यह जो हैं 1/3 सदस्य जो हैं यहाँ पे विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं और वहीं पे 1/3 सदस्य जो है यह स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 हो गया यहाँ पे विधानसभा द्वारा और 1/3 हो जाएगा आपका किससे, तो यह स्थानीय निकाय से हो जाएगा, स्थानीय निकाय से। और 1/6 जो सदस्य हैं यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, यह राज्यपाल के द्वारा। और 1/12 सदस्य हैं यह यहाँ पे 3 वर्ष पहले जो 3 वर्ष पूर्व से जो अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं उनके द्वारा, और फिर 1/12 सदस्य हैं यह 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक किए हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो यही राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का जो यहाँ पे चुनाव है इसके द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के से संबंधित जो प्रश्न है इस पे कौन सा जो कथन है सही नहीं है। तो पहला है भारत का नागरिक हो, ये बिल्कुल सही है। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी सही है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, इन्हें जो है राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाया जाता है, जो कि ये भी सही है। चौथा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो अवकाश ग्रहण करने की जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 65 वर्ष है, जो कि यही यहाँ पे गलत है। यह जो कथन यहाँ पे गलत है, इनकी जो अवकाश की जो अधिकतम उम्र सीमा है यह 62 वर्ष रखी गई है, 62 वर्ष, इसको याद रखिएगा, यह 62 वर्ष रखी गई है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 18 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड या मार्गदर्शक होता है। यह जो होते हैं लोक लेखा समिति के यह मार्गदर्शक होते हैं, और लोक लेखा समिति की जो स्थापना है यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1921 में किया गया, और इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो हैं लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत यहाँ पे सभी सदस्य, ये लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य हैं यही इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला है, स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे यह गलत है। जो स्थगन प्रस्ताव है यह कब लाया जाता है, तो जो स्थगन प्रस्ताव है यह लोक महत्व के मुद्दों पर सदन का जो ध्यान आकर्षण करने के लिए यह लाया जाता है। यह विपक्ष के दल के द्वारा भी लाया जा सकता है और यहाँ पे जो पक्ष में जो हैं उनके भी द्वारा यह लाया जा सकता है। तो यही जो कथन है यहाँ पे गलत दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो सही है उसको देखते हैं, यदि कोई संसद सदस्य 7 दिनों तक सदन
में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। ये भी सही है। अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का आज्ञा अनुच्छेद 120 के तहत देता है, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है, जो का चयन करना था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो अचल संपत्ति है यह प्रोटीन को कहा जाता है, प्रोटीन को। अगला प्रश्न है, ग्रेनम पाया जाता है। तो जो ग्रेनम है यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकिनेसिस कहा जाता है, कैरियोकिनेसिस। अगला यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। सबसे बड़ा अंगक जो है यह लवक है, लवक, जो कि यहाँ पे प्लास्टिड होता है, जो कि बिल्कुल सही है। आत्महत्या की जो थैली है यह लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी सही है। पायलट कण जो है यह एस्फिरोसोम को नहीं कहते हैं, यह राइबोसोम को कहते हैं। यह जो है राइबोसोम को हम लोग कहते हैं पायलट कण, राइबोसोम, राइबोसोम को हम लोग पायलट कण कहते हैं। यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे 25 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो जो 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि 25 नंबर प्रश्न है कि आर्किड में विलोपन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन जो उत्तक है यह पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो आर्किड के जो यहाँ पे मूल होते हैं, मूलों में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य है। तो जो मृदु उत्तक है इसका जो प्रमुख कार्य है ये क्या है। तो जो मृदु उत्तक है इसका जो प्रमुख कार्य है यह हो जाएगा भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। अगला प्रश्न है, चालिनी नलिका तथा सहकोशिका पाई जाती है। तो जो चालिनी नलिका और सहकोशिका है यह फ्लोएम उत्तक में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। तो जो हिस्टामिन है यह एक प्रकार का जो प्रोटीन है जो भाग लेता है किसमें। तो जो हिस्टामिन प्रोटीन है यह आपका एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन इसमें जो कथन दिया गया है वह गलत है। तो यहाँ पे पहला है, सभी वायरस परजीवी होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। वायरस भोज्य पदार्थों पर परपोषी पर निर्भर होते हैं, जो कि ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि ये भी कथन सही है। वायरस में श्वसन क्रिया होती है, यही इसमें कथन जो है यह गलत दिया गया है। और यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि गलत कथन का चयन करने, तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, एड्स का कारण है। तो एड्स किसके कारण होता है। तो T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण यह एड्स होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे एक तरफ वायरस है और एक तरफ इससे होने वाले रोग हैं। तो रूबीओला वायरस से खसरा रोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बेरिओला वायरस से चेचक होता है, जो कि ये भी सही है। वेरिसेला वायरस से छोटी माता होता है, ये भी सही है। और मैक्सो वायरस से प्लेग होता है, ये बिल्कुल गलत है। जो प्लेग है यह वायरस के द्वारा नहीं होता है, यह आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका जो बैक्टीरिया को जो नाम है यह कौन सा क्या नाम है। तो पास्चुरेला पेस्टिस के जो जीवाणु है इसके कारण प्लेग रोग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर, यूग्लिना का प्रचलन अंग है। यूग्लिना का जो प्रचलन अंग है यह फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, एलर्जी के दौरान बचने वाली प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज हैं। तो यह कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी के दौरान बनती है। तो यह IgE है, IgE। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे जो पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल जो है यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है शैवाल जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है कपास किस कुल से संबंधित है। तो जो कपास है यह किस कुल से संबंधित है, तो यह मालवेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो जो व्हेल मछली है इसके चेंबर में कितने, यहाँ पे कितने हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो इसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं, इसलिए यह स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन एक मछली वर्ग का नहीं है। तो कौन जो है इसमें मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश जो है यह मछली वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पे जो है 100 फिश आता है, पाइप फिश आता है, गिटार फिश, यह जो है मछली वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है कि शीत निद्रा हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हाइबरनेशन जो शब्द है इसकी जो परिभाषा है यह क्या है, तो इसका जो हो जाएगा कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति ही हाइबरनेशन कहलाती है। तो इस प्रकार हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा है यह किस गैस का अवचूषण करता है, तो यह जो है किसका, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का यह अवचूषण करता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा या से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो कौन इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो यह जो है क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, जेंथोफिल होता है और कैरियोटिनोइड्स होते हैं, यानी ये इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। अगला प्रश्न है यहाँ पे पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है। तो पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो यह जो होता है यहाँ पे विटामिन B3 की कमी से होता है, और उसका जो रासायनिक नाम है यह क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है नियासिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें बाहुल्य हैं। तो जो बासमती चावल के दाने हैं इनको पकाने पर लंबे हो जाते हैं किस कारण से, तो इनमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण ये होते हैं, तो इसका हो जाएगा एमाइलेज जो है यह इसमें बहुत अधिक पाया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। कौन सा खनिज आवश्यक है, तो यह पोटेशियम इसके लिए आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है हृदय खांची यानी कार्डियक नोट्स पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है आपका बाएं फेफड़ा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अगला प्रश्न यहाँ पे टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो टिड्डा और तिलचट्टा में जो श्वसन होता है किसके माध्यम से होता है, तो यह जो होता है आपका ट्रेकिया के माध्यम से होता है। अगला है त्रिदली कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं जो हैं यह क्या है, तो यह जो होते हैं यह दायां अलिंद तथा निलय के बीच होता है, दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच होता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो किस भाग में यह अवस्थित होता है, तो यह जो है बोमेन कैप्सूल में यह अवस्थित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो जो ल्यूमेन है यह किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का यह मात्रक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। कौन जो है इसमें व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो इसका हो जाएगा क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो द्रव्यमान है यह मूल यहाँ पे मूल राशि है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो इसका जो मान है यह 6.67 दूने 10⁻11 गुने यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो दिया गया है 56 नंबर प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना जो भार है यह कब अधिक मालूम पड़ता है। तो यह जो है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब इसमें बैठे व्यक्ति का जो भार है यह अधिक मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर। लोटनिक स्थैतिक्स तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी। तो क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो होगा यह हो जाएगा इसका पहले लोटनिक होगा, लोटनिक के बाद सर्पी, सर्पी के बाद स्टैथिस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। तो यदि अभिलंब बल को हम लोग दुगना कर देते हैं तो जो यहाँ पे घर्षण गुणांक है इसका मान क्या हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक का मान जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। अगला प्रश्न है प्रक्षेप पथ का आकार होता है। तो जो प्रक्षेप पथ है इसका जो आकार होता है यह परवलयाकार होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि क्षैतिजतः कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराया जाना चाहिए। कब गिराना चाहिए। तो उसे जो है लक्ष्य के पीछे से गिराया जाना चाहिए, पीछे से, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य के पीछे से। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यह जो है 4 जो राज्य एवं संघशासित जो क्षेत्र हैं इसके जो सीमाएं हैं। एक लद्दाख है, एक यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम। यही 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो भारत के 3 बड़े राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 63 नंबर। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है यह कौन सा दर्रा है। तो यह जो है बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। दिया गया है नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए। पश्चिम से पूरब की ओर इसको यहाँ पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका। तो जो होगा इसका सबसे पश्चिम में हो जाएगा यहाँ पे डाफला, डाफला के बाद हो जाएगा यहाँ पे सबसे पश्चिम में हो जाएगा यहाँ पे डाफला, डाफला के बाद हो जाएगा आपका मीरी, मीरी के बाद हो जाएगा आपका क्या, मीरी के बाद हो जाएगा आपका अभोर, अभोर के बाद हो जाएगा मिसमी, मिसमी के बाद जो हो जाएगा पटकाई बुरुम। इस प्रकार इसका आप लोग हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैरल श्रेणी का विस्तार। बैरल श्रेणी का जो विस्तार है निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो बैरल श्रेणी का जो विस्तार है किस राज्य में नहीं देखने को मिलता है। तो यह जो है त्रिपुरा राज्य में इसका विस्तार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पे दिया गया है पहला जो कथन है, दिया गया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जो केदारनाथ है और बद्रीनाथ है और हेमकुंड साहिब है, यह मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो है यह कथन जो है यह बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, जो कि ये भी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे चौथा है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जो यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यह क्या है, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यह कलसूबाई है। यहाँ पे जो है यही कथन यहाँ पे गलत है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही यहाँ पे गलत है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन इसमें एक जो है सुमेलित नहीं है। एक है, एक तरफ है जलप्रपात और एक तरफ है नदी। कुचिकल जो जलप्रपात है यह बराही नदी पर है, जो कि बिल्कुल सही है। जोग या गरसोपा जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है, ये भी सही है। चुलिया जो जलप्रपात है सोनरेखा नदी पर नहीं है, यह जो है चंबल नदी पर है। यह जो है चंबल नदी पर है, यह जो है चंबल नदी पर यह स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका गलत है, यही हो जाएगा। धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है, जो कि ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो किस झील में यह स्थित है, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। तो जो वेलिंगटन द्वीप है यह किस झील में स्थित है, तो जो यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है यह आपका वेम्बनाड झील में यह स्थित है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में यहाँ पे सजाना है, तो जहाँ पे हो जाएगा जो सबसे लंबी जो नदी है यह गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी के बाद हो जाएगा आपका, गोदावरी के बाद नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा के बाद हो जाएगा आपका कौन सी नदी, तो नर्मदा के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है लंबाई के घटते क्रम में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई है गोदावरी की। उसके बाद हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा के बाद हो जाएगा महानदी। इस प्रकार जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर जो प्रश्न है यह दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो कौन सी जो नदी है यह एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। तो जो यहाँ पे नदियाँ हैं इनमें से कौन सी जो नदी है एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है, तो नर्मदा करती है, ताप्ती नदी करती है, मांडवी नदी करती है। जबकि यहाँ पे महानदी जो है यह डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण। तो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा का कारण है यह यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने हैं यह हो जाएगा नवंबर दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है। तो भारतीय मृदाओं में यानी भारतीय मिट्टी में किस तत्व की जो है सबसे अधिक कमी होती है, तो इसका हो जाएगा जो जस्ता है, जो जिंक है, इसकी जो है कमी सबसे अधिक होती है। अगला है यहाँ पे 74 नंबर, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। तो स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है यह कौन सी मिट्टी है, तो यह जो है काली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखते हैं 76 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। तो यह किसका कथन था, तो यह जो कथन था यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था। अगला प्रश्न है 77 नंबर, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट
नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये हो जाएंगे अशोक मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न 78 नंबर, ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और इसमें जो पहला जो विभाजन है यह कब हुआ था? तो पहला जो इसमें विभाजन है यह 1866 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निधन है यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका 1883 में राजस्थान में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है 80 नंबर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है यह यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है 81 नंबर, दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? तो दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन का आयोजन किया गया था? तो यह कौन सा आंदोलन था? तो यह जो था वायकोम सत्याग्रह था, वायकोम सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर, दिया गया है रहनुमाई मजदायन सभा से निम्न में से कौन संबंधित है? तो कौन इससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इससे आपके दादा भाई नौरोजी थे, RK कामा हैं, SS बंगाली है। यानी उपयुक्त में से सभी जो है यह रहनुमाई मजदायन सभा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कुल यहाँ पे 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है 84 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की थी? यह कब किया गया था? तो यह इनके द्वारा जो है छठा जो अधिवेशन हुआ था 1890 में, इसमें इनके द्वारा यहाँ पे संबोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे 85 नंबर प्रश्न। जो 85 नंबर प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कहा गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न 86 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? तो होम रूल लीग जो आंदोलन है यह यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और इसके जो प्रथम सचिव बनाए गए थे यह किसको बनाया गया था? तो यह जो प्रथम सचिव है यह NC कलेकर को बनाया गया था, NC कलेकर को। अगला प्रश्न है 87 नंबर, मॉन्टेग्यू घोषणा कब प्रकाशित हुई? तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा है यह कब प्रकाशित की गई थी? तो यह जो है इसका जो प्रकाशन है यह कब किया गया था? मॉन्टेग्यू घोषणा, इसकी जो घोषणा है यह 20 अगस्त 1917 को किया गया था, लेकिन इसका जो प्रकाशन है यह जुलाई 1918 में किया गया था, जुलाई 1918 में। अगला यहाँ पे प्रश्न है, गांधी जी पहली बार जेल जो है कब गए थे? गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो गांधी जी जो है पहली बार जो जेल है यह 1908 में गए थे। अगला प्रश्न है 89 नंबर, गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे की है? तो गांधी जी के द्वारा फिरोज शाह मेहता की जो तुलना है यह किससे किया गया है? तो यह जो है हिमालय से किया गया है, फिरोज शाह मेहता की तुलना। अगला प्रश्न है 90 नंबर, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है, न ही इस्लामी है और न ही कोई और संस्कृति है, यह किसका समन्वय है? तो यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर, दिया गया है हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारतीय सदस्य सम्मिलित थे? तो हंटर आयोग में कौन सम्मिलित थे? तो हंटर आयोग जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के यहाँ पे जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें जो है चिमन लाल सीतलवार शामिल थे, साहबजादा सुल्तान अहमद शामिल थे और जगत नारायण, ये इसमें तीनों लोग इसमें शामिल थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैंगस्टन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कब की? तो डेट के साथ बताना है। तो इन्होंने जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो यहाँ पे मुख्य आरोपी था जनरल डायर, इनकी जो हत्या है यह सरदार उधम सिंह के द्वारा लंदन के किंगस्टन हॉल में किया गया। और यह जो किया गया था 13 मार्च, यह जो किया गया था आप लोग डेट्स के साथ याद रखिएगा, 13 मार्च 1940 को किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। दिया गया कि निम्न में से कौन कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो कौन इससे सहमत नहीं थे, तो इसका हो जाएगा क्या, तो इससे जो सहमत नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं सहमत थे, एनी बेसेंट भी नहीं सहमत थी और बिपिन चंद्र पाल ये भी नहीं सहमत थे। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे 94 नंबर, सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान की थी। तो जो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है यह मजहरुल हक के द्वारा किया गया था और इसके लिए जो ज़मीन दान है यह किसने की थी, तो इसके लिए जो ज़मीन दान है यह खैरुल मियाँ के द्वारा किया गया था, खैरुल मियाँ के द्वारा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गुजरात में किसने किया था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका जो नेतृत्व है वह गुजरात से किसने किया था, तो गुजरात से इसका जो नेतृत्व है यह यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 96 नंबर, कारो बापू के नाम से किसे जाना जाता था। कारो बापू के नाम से किसे जाना जाता था, यह गिरिपद चौधरी को जाना जाता था, गिरिपद चौधरी को। अगला प्रश्न 97 नंबर, 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो 1937 के जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का जो यहाँ पे चुनाव चिन्ह था यह पीला बक्सा था, पीला बक्सा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा जाता है जो 1917-18 में हुआ था, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था, जो अगस्त प्रस्ताव है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1940 में किया गया, जो कि ये भी सुमेलित है। अगस्त संकल्प जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में किया गया था, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे यह गलत है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1946 में किया गया, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया गया था, तो यह जो है 8 जनवरी 1933 को मनाया गया था, 8 जनवरी 1933 को। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया। तो भारत ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है यह 1664 में हुई थी और इन्होंने पहला अपना जो कारखाना है यह गुजरात के सूरत में लगाया था, गुजरात के सूरत में लगाया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्न देखा है, तो 100 प्रश्न आप लोग देखिए जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।